Class 10 history, टू चैप्टर टू। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, पार्ट थ्री। यहाँ पे देखिए, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया, When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon! Go back, Simon!" 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration. कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss a future constitution. इस विरोध को शांत करने के वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। इस विरोध को शांत करने के वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल से ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता असंतुष्ट नहीं थे। फिर कहता है क्या, द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive. यहाँ पर आप देखिए क्या कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार आक्रामक तेवर अपनाने लगा। तो आपको देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। देखिए, मध्यम मार्गी नेता डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता ने इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। देखिए, आपको द लाइबरर्स यहाँ जब को कहा गया कि आपको देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to taken a pledge to struggle for complete independence.
but the celebration attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. यहाँ देखिए मध्यम मार्गी और उदारवादी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी कोई और रास्ता ढूंढना था। देखिए द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं। द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस, महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन ऑन 31 January 1930. He sent a letter to Viceroy Irvin stating 11. He sent a letter to Viceroy Irvin stating 11 demands. Some of these were of general interest. Others were specific demands of different classes, from industrialists to peasants. The idea was to make the demand wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them, and everyone could be brought together in a united campaign. देश को एकजुट अब देखिए नमक की यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए नमक की यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर देखिए क्या, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इसी खत में उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थी, जबकि कुछ मांग उद्योगपति से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसे नमक पर कर और उसके उत्पादन में सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन सबसे दमनकारी पहलू बताया था। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. The salt was something consumed by the rich and poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production. Mahatma Gandhi declared revealed the most oppressive phase of British rule. तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी का एक पत्र, महात्मा गांधीज लेटर वाज इन अवे देखिए महात्मा गांधीज लेटर वाज इन अवे एन अल्टीमेटम इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड। If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। Irvin was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers. इरविन झुकने को तैयार नहीं था। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी।
देखिए, द मार्च वाज ओवर 240 miles फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी. The volunteers walk for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defeat the British. On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. देखिए, गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते थे, हज़ारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। अब यहाँ पर आगे कहा गया क्या कि दिस मार्क, देखिए यहाँ पर क्या कि दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट. हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? पीपल वर नाउ आस्क्ड not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 1922, but also to break colonial laws. तो फिर आपको यहाँ पर देखिए, यहीं से आपको सविनय अवज्ञा शुरू होता है। यहीं से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन आपको असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फरात विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने का आरक्षित वनों में घुसने लगे। Thousands in different parts of the country broke the salt or manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. Had the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed. Peasants refused to pay revenue and chowkidari tax. Villages officers resigned, and in many places forest people violated forest laws, going into reserve forest to collect wood and graze cattle. अब यहाँ पे एक इससे पहले का जो महत्वपूर्ण यहाँ पे एक फिगर दिया गया है आपको दांडी का। देखिए, द दांडी मार्च ड्यूरिंग द शार्ट मार्च महात्मा गांधी वाज accompanied by 78 volunteers. On the way they were joined by thousands. नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए, द इंडिपेंडेंस डे प्लीज 26 जनवरी 1930. द इंडिपेंडेंस डे प्लीज 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा गया, वी बिलीव दैट, देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए, द इंडिपेंडेंस डे प्लीज 26 जनवरी 1930. देखिए, स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 की बात कीजिए। हमारा विश्वास, देखिए, वी बिलीव दैट इट इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपुल हैज ऑफ एनी अदर पीपुल टू हैव फ्रीडम एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल एंड हैव द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सो दैट दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ. हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज तक भारतीय जनता का भी इनएलाइनेबल मतलब अहरणीय अधिकार है, अनिवार्य अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। तो वी बिलीव आल्सो दैट इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव ए पीपुल ऑफ दिस राइट एंड ऑपरेसेस देम, द पीपुल हैव अ फर्दर राइट टू अल्टर इट और टू एबॉलिश इट. हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है।
उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया हैज़ नॉट ओनली डिप्राइव्ड द इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम but has based itself on the exploitation of the masses and has ruled India economically, politically, culturally and spiritually। देखिए, भारत में 42 सरकार ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया, बल्कि उसने जनता का शोषण किया और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। नष्ट कर दिया है। यहाँ फिर आगे कहता है क्या, we believe therefore that India must sever the British connection and attain पूर्ण स्वराज और complete independence। तो फिर आपको यहाँ पे कहा गया कि देखिए कि इससे हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। फिर यहाँ का देखिए, द इंडिपेंडेंस डे प्लीज 26 जनवरी 1930। इस यहाँ पे ये चीज़ हो गया था, वी बिलीव देयरफॉर इंडिया मस्ट सीवर द ब्रिटिश कनेक्शन एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो साइमन देखिए यहाँ पर एक आपको यहाँ पर था, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। ब्रिटिश पुलिस वाला ने साइमन कमीशन के खिलाफ साइमन कमीशन के खिलाफ यहाँ पर आपको है साइमन कमीशन के खिलाफ साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों का उन्होंने दम तोड़ दिया बाद में। तो अब आगे यहाँ पे एक द साल्ट मार्च आपको हो गया। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे आपको है, तो फिर यहाँ पर कहा गया देखिए, वरीड बाय द डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर क्या, वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी पैलेसेज। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान a devout disciple of Mahatma Gandhi was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar, facing armored cars and police firing। अब यहाँ देखिए कि बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव है। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साए भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो सोलापुर औद्योगिक मजदूर अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। तो फिर आपको आगे कहता है, दिस led to violent clashes in many places when Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. Angry crowds demonstrated in the street of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police पोस्ट मतलब पुलिस थाने, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल। ए फ्राइटेंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विथ ए पॉलिसी ऑफ brutal repression। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। तो भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए और औरतें एवं बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है कि इन सच सिचुएशन
In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off this movement and enter into a pact with Irving on 5 March 1931. महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। By this Gandhi-Irwin Pact, Gandhiji consented to participate in a round-table conference. The Congress had boycotted the first round-table conference in London, and the government agreed to release the political prisoners. देखिए, क्या इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले देखिए क्या कि पहले गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बाद सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। देखिए, इन दिसंबर 1931 गांधी जी went to London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru was both in jail. The Congress had been declared illegal, and a series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstration, and boycotts. With great apprehension, Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement. For over a year, the movement continued the movement continued, but by the 1934 it lost its momentum. देखिए यहाँ पर क्या है कि 19 दिसंबर 1931 के समय में गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। तो फिर आपको आगे यहाँ देखिए, टू द अल्टार ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी हैव ब्रॉट आवर यंग यूथ हैज इंसेंस। क्रांति इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन निवेदा के रूप में लाए हैं। ये आपके यहाँ पर कहा टू द अल्टार। देखिए, टू द अल्टार ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी हैव ब्राउट आवर यूथ हैज इंसेंस। देखिए, क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। यहाँ पर कहा गया कि many nationalists thought that a struggle against the British could not be on through non-violence। देखिए, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के पूरा नहीं हो सकता। In 1928 the Hindustan Socialist Republican Army HSRA was founded at a meeting in फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली। देखिए, 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की गई। स्थापना की गई। Amongst its leaders were Bhagat Singh, Jatin Das, and Ajay Ghosh. In a series of dramatic actions in different parts of India, the HSRA targeted some of the symbols of British power. In April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly। देखिए, इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSR ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम फेंका। इन द सेम ईयर देयर वाज एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द ट्रेन दैट लॉर्ड इरविन वाज ट्रैवलिंग इन। Bhagat Singh was 23 when he was tried and executed by the colonial government। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला था वह उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट आपको कहा गया during his trial Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of the bomb and pistol but wanted a revolution in a society। तो फिर आपको यहाँ पर अपने मुकदमा के दौरान अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। तो रिवॉल्यूशन इज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। फ्रीडम इज द
देखिए, फ्रीडम इज द इम्प्रिस्क्रिप्टिबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। यहाँ देखिए, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, जिसका अपहरण नहीं किया। क्रांति मानव रिवॉल्यूशन इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। फ्रीडम इज द इम्प्रिस्क्रिप्टिबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। द लेबरर इज द रियल सस्टेनेयर ऑफ सोसाइटी। To the altar of this revolution we have brought our youth has incense, for no sacrifice is too great for so magnificent as a cause. We are content, we await the advent of revolution. इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इन आदर्शों के और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, निवेदन प्रसाद के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के बड़े से बड़े त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर ले। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह बटुकेश्वर बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान दिया गया था 6/1929 दिल्ली में। भगत सिंह उनके साथियों के दस्तावेज जगमोहन सिंह चमनलाल से उदित राजकुमार पेपरबैक्स दिल्ली 2005 में सुरक्षित है। तो फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया, देखिए, लोगों ने आंदोलन को कैसे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। देखिए, लेट अस नो लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट? व्हाट वर देयर ideas? What did Swaraj mean to them? आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे, आइए देखिए, लेट अस नो लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट? व्हाट वर देयर आइडियल्स? व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम? In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement, being producer of commercial crops. They were very hard hit. By the trade depression. Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। फिर इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। देखिए, गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। अब यहाँ पर बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। फिर यहाँ पर कहता है क्या, व्यावसायिक फसलों की खेती करने का व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। Has their case income disappeared? They found it impossible to pay the government's revenue demand, and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment.
जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं था। चारों तरफ असंतोष था। चारों तरफ आपको असंतोष था। असंपन्न किसानों ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए आपको मजबूर किया और उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपको कहा गया, these rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rate being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. फिर आपको आगे कहता है, the poor peasant participate। आपको फिर आगे यहाँ आपको कहा गया, देखिए, the poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. As the depression continued and cash income dwindles, the small tenants found it difficult to pay their land. They wanted the unpaid rent to the landlords to be remitted. They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress may unwilling to support no rent campaign in most places. So the relationship between the poor peasants and Congress remained uncertain. अब देखिए, गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदार के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। तो फिर आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर आपको कहा गया कि व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो फिर आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट देखिए, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड हुज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। सी चैप्टर 5। फिर यहाँ पर व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी। उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। देखिए अध्याय 5। फिर देखिए, कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नो रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। अपने कारोबार को फैलाने के उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports.
वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिसमें आयात में कमी आ जाए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्मेड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927, led by prominent industries like Purushottam Thakur Das and G.D. Birla. The industries attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. व्यावसायिक हितों को संगठित करने उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में आपको भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। फिक्की का आपको गठन किया पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जी.डी. बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। फिर आपको यहाँ पर व्हेन इट वाज तो फिर आपको यहाँ पर कहा गया movement was they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. यहाँ पर देखिए क्या कि फिर आगे आपको यहाँ पर कहा गया ज़्यादातर व्यवसाय उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार एवं उद्योग निवार ढंग से फल फूल सकेंगे। फल फूल सकेंगे बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली enthusiastic. They were apprehensive of the speed of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as of the growing influence of socialism amongst the younger member of the Congress. गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया तो उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति आशंका और कांग्रेस की बात सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। फिर आगे आपका द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। तो फिर आपका द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट in the civil disobedience movement in large numbers except in the Nagpur region as the industries came closer to the Congress. Workers stayed aloof, but in spite of that some workers did not participate in देखिए औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नागपुर के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आए थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे, फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तु बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन एवं खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी राय से जोड़ लिया था। तो फिर आपको यहाँ पर कहा गया बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट selectively adopting some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines were Gandhi caps and participated in forest rallies and boycott campaigns, but the Congress was reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. It felt that this would alienate industries and divide the anti-imperial forces. अब 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर के तीन कानों के हजारों मजदूर गांधी टोपी
देखिए 1930 और 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर के 3 कारखानों के हज़ारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा जाता है कि देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur in the tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. But the Congress was reluctant to include workers' demands as part of its program of struggle. It felt that this would alienate industries and divide the anti-imperial forces. तो फिर आपको आगे का another important feature of civil disobedient movement CDM. CDM was the large-scale participation of women during Gandhiji's Salt March towards thousands of women came out of their homes to listen to him. Uh, फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया क्या हाँ कि आपको इसमें क्या कि फिर भी देखिए क्या कि फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। शिविर नाफरमानी और आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि दे पार्टिसिपेट इन protest marches. They participate in protest marches, manufactured salt and picketed. चलो salt and picketed foreign clothes and liquor shop. Many went to jail in urban areas. These women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasants' households. फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया। उन्होंने देखिए दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के घर से बाहर आती थी। उन्होंने जुलूसों में मतलब महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया। नमक बनाया विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में बहुत सारी देखिए क्या कि बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करने गए। फिर यहाँ पर आपको आगे देखिए कहा गया कि जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी का आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतें की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ अच्छी पत्नी भूमिका का निर्वाह करना औरत का कर्तव्य है। देखिए गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का श्री कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट कदम मूव बाय गांधी जी picketed. Many went to jail in urban areas. These women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasants' households. Moved by Gandhiji's call, they began to see a service to the nation has a sacred duty of women. Yet this increased public role did not yet. Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth and chulha, be good mother and good wives, and for a long time the Congress was reluctant to allow
to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. अब आगे यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ क्या। देखिए गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब आप यहाँ पर एक देखिए वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेसन, यहाँ पर देखिए वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेसन। तो राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थी, राष्ट्रवादी जुलूसों में आपको औरतें भी शामिल थी राष्ट्रीय आंदोलन के। यहाँ पे एक जो खास बात देखिए, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट मैनी वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स मूव्ड आउट ऑफ देयर होम्स ऑन टू ए पब्लिक एरेना। Amongst the marches you can see many old women and mothers with children in their arms। इसका ये तात्पर्य हुआ यहाँ पे हिंदी में। औरतें राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतों और माँओं को भी जुलूस में देख सकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, आगे यहाँ पर आपको है हाँ, कुछ डेट्स आपके यहाँ पर दिया गया। देखिए सम इम्पोर्टेंट डेट्स, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देखिए। 1918 से 1919 में देखिए डिस्ट्रेस्ड यूपी पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। फिर अप्रैल 1919 देखिए अप्रैल 1919 गांधीन हाल्टर अगेंस्ट रॉल्ट एक्ट, जालियांवाला बाग मास्करे 1919 में आपको हुआ। देखिए अप्रैल 1919 में क्या रॉल्ट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल या जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर जनवरी 1921 नन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्चेड। फिर आपको क्या जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। फिर कहता है फरवरी 1922 चौरी चौरा गांधी जी विदड्रॉ नन कॉपरेशन मूवमेंट। फरवरी 1922 में चौरी चौरा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है मई 1924 की बात कीजिए। देखिए मई 1924 में जो आपको यहाँ पर है मई 1924 अल्लूरी सीताराम राजू अरेस्टेड इंडिंग ए 2 year आर्म ट्राइबल स्ट्रगल। तो यहाँ पर आपको मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई। 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस अडॉप्ट द डिमांड ऑफ फॉर पूर्ण स्वराज। आपको दिसंबर 1929 में त्योहार अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है देखिए 1930 की बात कीजिए। आपको 1930 की बात कीजिए। आपको 1930 आपको यहाँ पर क्या मार्च 1930 की बात कीजिए। मार्च में देखिए गांधी जी बिगिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग साल्ट लॉ एट दांडी। गांधी जी देखिए मार्च 1930 में गांधी जी दांडी नौ कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा था मार्च 1931 तो मार्च 1931 गांधी जी इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। मार्च अप्रैल का दिसंबर 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में आपको दूसरा गोल मिशन में 1932 में सिविल डिसओबीडियंस री लॉन्च मतलब 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। यहाँ आपको डिस्कस किया गया। देखिए डिस्कस किया गया है कि व्हाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन विभिन्न वर्गों। फिर यहाँ आपको देखिए कहा गया व्हाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन विभिन्न वर्गों और समूह ने क्यों हिस्सा लिया, इसकी आपको चर्चा कीजिए।
देखिए, द लिमिट्स ऑफ डिसओबीडियंस की बात करें, द लिमिट्स ऑफ डिसओबीडियंस मतलब क्या, सवन अवज्ञा की सीमाएँ थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। द लिमिट्स ऑफ डिसओबीडियंस यहाँ पर देखिए। देखिए, यहाँ जो कहा गया कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द abstract not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables who from around the 1930 decades had begun to call themselves Dalit or oppressed. सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वह 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। देखिए, फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित देखिए, फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनी द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फ्रॉम 100 years if untouchability was not eliminated. कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सर्वन हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। Declared that if untouchability was he called the untouchables, he called the untouchables Harijan, he called the untouchables Harijan, all the children of God, all the children of God, organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks and roads and schools. अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये बिना 100 साल देखिए उन्होंने मतलब महात्मा गांधी अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने का सत्याग्रह किया। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर्स एंड persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. देखिए, मैला ढोने वाले काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वो अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्या का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। दे बिगन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर for legislative council. Political empowerment they believed would resolve the problem of their social disabilities. और उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात की, ताकि वहाँ से विधायी परिषदों के केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए स्वाभिन्न अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खासतौर से दिखाई देती थी, जहाँ उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। That participation in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region, where their organization was quite strong. Dr. B.R. Ambedkar Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into a depressed class association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalit. देखिए, अछूतों को हरिजन यहाँ पर जो आपको डॉक्टर अंबेडकर 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। मैं आपको संगठित किया। दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे क्रम में समय में महात्मा गांधी के साथ भीमराव अम्बेडकर काफ़ी विवाद हुआ। When the British government conceded Ambedkar
Ambedkar's demand, Gandhiji began a fast unto death. Gandhiji began a fast unto death. He believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration into society. जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। देखिए, उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। एकीकरण की प्रक्रिया आपको धीमी पड़ अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीजी's position and the result was the Pune Pact of September 1932. It gave the depressed class later to be known as the scheduled caste reserved seat in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorate. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. अब यहाँ तक कि आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। अब यहाँ देखिए फिर आपको सम ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो लुक वार्म इन देयर रिस्पॉन्स अप टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ देखिए सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो lukewarm in their response to the civil disobedience movement after the decline of the non-cooperation Khilafat movement. A large section of Muslims felt alienated from the Congress. अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। फ्रॉम द मिड 1920 decade, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu महासभा। देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन को शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। देखिए, एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सेंड, ईच community organized religious procession with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot depended on the distance between the two communities. The Congress and Muslim League made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी अब एकता स्थापित हो जाएगी। The important differences were over the question of representation in the future assembly that were to be elected. सबसे महत्वपूर्ण देखिए सबसे महत्वपूर्ण मतभेद आपको भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। देखिए, द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड। मोहम्मद अली
Jinnah Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seat in the Central Assembly and a representation in proportion to population in the Muslim-dominated provinces Bengal and Punjab। बंगाल एंड पंजाब सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों की पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर देखिए, के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम आर जयंकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। Negotiation over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed effort at a compromise। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि when the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority। कांग्रेस से कटे मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। फिर आपको आगे यहाँ पर एक फिगर आपको दिया गया है। अब यहाँ पे एक फिगर इसमें देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद एट सेवाग्राम आश्रम वर्धा इन 1935। तो यहाँ पर देखिए क्या कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद सेवाग्राम आश्रम 1935 में। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935 में यहाँ पर आपको है उनकी फिगर आपको यहाँ पर है। अब आगे यहाँ पर कहता है, तो फिर आपको यहाँ पर सोर्स डी भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। सोर्स डी में जो आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए सोर्स डी जो आपके यहाँ पर है देखिए यहाँ पर क्या इन 1930 यहाँ पर देखिए इन 1930 सोर्स डी में आपके यहाँ पर है इन 1930 देखिए सर मोहम्मद इकबाल हैज प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग reiterated the importance of separate electorate for the Muslim has an important safeguard for their minority political interest। His statement is supposed to have provided the intellectual justification for the Pakistan demand that came up in subsequent years। This is what he said। देखिए 1930 मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी कथन से उपजा था। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार था। देखिए यहाँ पर क्या आई हैव नो हेजिटेशन इन डिक्लेयरिंग दैट इफ द प्रिंसिपल दैट द इंडियन मुस्लिम इज एंटाइटल्ड टू फुल एंड फ्री डेवलपमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ हिज ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन इन हिज ओन इंडियन होम लैंड्स इज रिकॉग्नाइज हैज द बेसिस ऑफ ए परमानेंट कम्युनल सेटलमेंट ही विल बी रेडी टू स्टेक हिज ऑफ ऑल फॉर ए फ्रीडम ऑफ इंडिया।
or for the India, the principle that each group is entitled to free development on its own lines is not inspired by any feeling of narrow communalism. A community which is inspired by feeling of ill will towards other communities is low and ignorable. I entertain the highest respect for the customs, religions, and social institutions of other communities. Nay, it is my duty anyway. Nay, it is my duty according to the teachings of the Quran, even to defend their places of worship if need be. Yet I love the communal group which is the source of the life and behavior, and which has formed me what I am by giving me its religion, literature, its thought, its culture, and thereby its whole past has a living operative factor in my present consciousness. Communalism in its higher communalism it's in its higher in its higher aspects in its higher aspect then is indispensable to the formation of a harmonious whole in a country like India. The units of Indian society are not territorial as in European countries. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups. The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is therefore perfectly justified. The Hindu thinks that separate electorates are contrary to the spirit of true nationalism, because he understands the word nation to mean a kind of universal amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality. Such a state of things, however, does not exist. The units of Indian society are not territorial as in European countries. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups. The Muslim demand The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is therefore perfectly justified. The Hindu think that separate electorate are contrary to the spirit of the true nationalism, because he understands the word nation to mean a kind of universal amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality. Such a state of things, however, does not exist. India is a land of racial and religious variety. Add to this the general economic inferiority of the Muslims, their enormous debt, especially in the Punjab, and their insufficient majority in some of the provinces has at present constituted, and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorate. तो फिर आपको आगे अगर 1930 मुस्लिम लीग के आपको देखिए, मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है, कि अगर अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय अगर अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए, तो वह भारत की स्वतंत्रता के अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिक भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदाय के प्रति दुर्भावना रखता है, वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाज रीति रिवाज, धर्म और सामाजिक धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा। लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है, और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में संजो दिया है।
समूह दिया है। ऐसे में मैं अपने उस आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण अपरिहार्य है। यूरोपीय देश देख ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देश की अतः भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बँटी हुई नहीं है। भारत के सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना वहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना की मुसलमानों की ओर उठ रही माँग बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशेषता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर है, उन पर भारी कर्ज है, खासतौर से पंजाब में, और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारे बेचने का का अर्थ क्या है। यहाँ पर डिस्कस देखिए, रीड द सोर्स डी केयरफुली, डू यू एग्री विथ इक्वास आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म। कैन यू डिफाइन कम्युनलिज्म इन अ डिफरेंट वे। शोधकर्ता को ध्यान से पढ़िए। क्या आप सांप्रदायिकता के बारे में इकबाल के विचार से सहमत हैं? क्या आप सांप्रदायिकता को अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो अब आगे जो यहाँ पर चैप्टर द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यहाँ की जो फिगर आपको इसकी जो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब क्या, सामूहिक अपनेपन का जो भाव है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ पे एक फिगर देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का फिगर एंड अर्ली 20th सेंचुरी प्रिंट। यहाँ देखिए बाल गंगाधर तिलक, देखिए 20वीं सदी के शुरू के तस्वीर आपको ध्यान से देखिए कि तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के विभिन्न स्थानों पर मंदिर, चर्च जो है वो सबको है मतलब एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। इसी को यहाँ पर कहा गया द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।